हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम अमांडा है, जो क्लास 10th की पोइम है। तो चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं कि अमांडा कौन है और इस पोइम में पोइट हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पोइम के जो पोइट हैं उनका नाम रॉबिन क्लीन है। ठीक है, तो रॉबिन क्लीन इस पोइम में हमें क्या बताना चाहते हैं अमांडा के बारे में। तो देखिए, रॉबिन क्लीन जो है वो हमें एक चाइल्ड के बारे में बताते हैं जिस चाइल्ड का नाम है अमांडा, जो कि एक लड़की है। तो हमें वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों की जो फ्रीडम होती है उसे कभी भी पेरेंट्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सोसाइटी के साथ हमेशा उनको ये नहीं कहना चाहिए बच्चों को कि आपको फॉलो करना है सोसाइटी को, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका एक अपना नेचर होता है। तो उस नेचर के अकॉर्डिंग ही बच्चों को हमें फ्रीडम देनी चाहिए। तो यहाँ पे वो बहुत ही पॉजिटिव वे से हमें बताना चाहते हैं कि हमें ये मैसेज दे रहे हैं वो कि एक बच्चा जो है उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए। उसको कोई भी लाइफ में जो है फ्रीडम के साथ जीने देना चाहिए और बच्चों की जो फ्रीडम है उसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी हमें बता रहे हैं कि जो एक बच्चा है वो कैसे कैसे स्ट्रगल्स जो हैं वो फेस करता है अपनी लाइफ में। चाहे वो बच्चा छोटा है तो चाहे वो बच्चा बड़ा है, उसे किस तरह के जो स्ट्रगल्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो खुद के उसके पेरेंट्स के थ्रू हो या सोसाइटी से उसे फेस करना पड़े। तो उसको क्या होता है, बच्चे को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ओके, चलिए, तो ये जो पोएम अमांडा है बेसिकली एक छोटे बच्चे की पोएम है जिसके पेरेंट्स जो हैं हमेशा उसको नैगिंग करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस जो फ्रीक्वेंट उनका इंटरफेरेंस है उसकी जो उसका काम है उसके एक्शंस में, उससे वो बहुत ही अनहैप्पी है, बहुत ही सैड रहती है, बहुत ही गुस्सा करती रहती है कि वो मतलब हर टाइम उसको स्कोल्ड करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते रहते हैं। उसकी जो मतलब उसका जो बिहेवियर है उसको क्यों वो बार बार जज करते हैं, क्यों उसके बारे में इस तरह से सोचते हैं। वो उसे लड़की जो है अमांडा वो उसे बताना चाहती है अपने पेरेंट्स को कि वो जानबूझ के नहीं करती है, जो भी उसके पेरेंट्स जो है उसको बार बार टोकते रहते हैं। वो बताती है कि वो उसका एक अपना बिहेवियर है जो वो सबके सामने उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो कि लड़कियां जो हैं या बच्चे जो हैं, कोई भी है, देखो पेरेंट्स का क्या काम होता है, बच्चों को सुधारना, बच्चों को किस तरह से सोसाइटी में रहना है, बच्चों की हर गलत चीज़ को ठीक करना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉइंट कहते हैं कि बच्चों से फ्रीडम मत छीनो। बच्चों का जो बिहेवियर है, जो उनका नेचुरल अंदर से निकल के आता है उनका बिहेवियर, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए, यहाँ पे वो जो लड़की है वो अपने आप को फ्री नहीं समझती है कि वो कुछ भी करना चाहती है, तो वो अपने आप को फ्री नहीं समझती है। उसको ऐसे लगता है कि उसके ऊपर जो है सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उसी के ऊपर हैं। वो अपनी एक मतलब अपनी लाइफ को एक ड्रीम की तरह जीना चाहती है, मतलब एक ड्रीम है उसका कि उस तरह की उसकी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसकी जो मदर है उसको बार बार टोकती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि गर्ल्स होती हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको बताया जाता है यार तुम्हें ज़्यादा हंसना नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चुप नहीं रहना है, तुम्हें ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है, तुम्हें सही से चलना है, तुम्हें सही से बैठना है। तो इस तरह की जो सोसाइटी में जो एक गर्ल को बताया जाता है कि तुम्हें किस तरह के एकदम परफेक्ट होके रहना है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये अपना एक नेचर होता है कि जो बच्चा जो है वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करता है, तो हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। अब वो यहाँ पे जो लड़की है वो अपने आप को एक ऑर्फन की तरह भी फील करती है कि कहती है कि वो मेरा जो फ्रीडम है वो जो है वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्फन जो बच्चे होते हैं उनका उसको लगता है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं वो उनके पास बहुत सारा फ्रीडम होता है। तो वो अपनी लाइफ जो है वो मतलब किस तरह से कामनेस की तरह मतलब बिताना चाहती है कि उसकी जो लाइफ में बिल्कुल शांति बनी रहे। और वो अपने आप को किस तरह से मतलब समझना शुरू करती है। रिपंजल, आपको पता होगा ये प्रिंसेस है, ठीक है।
तो चलिए अभी पैराग्राफ के थ्रू इसको पढ़ते हैं कि पैरा बाय पैरा और लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं कि इस पोएम में ये क्या कहना चाहते हैं पोएट रॉबिन क्लेन। ओके, सुनिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। देखो यहाँ पे क्या है, डोंट बाइट, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है थ्रू हर मदर। किसको? अमांडा को। तो अमांडा को यहाँ पे बताया जा रहा है तुम अपने नेल्स जो हैं वो मत काटो, मतलब बाइट कर रही है वो, अपने मुंह में हाथ डाल के वो उस तरह से बाइट कर रही है अपने नेल्स को। डोंट हंच योर शोल्डर, मतलब हंच जो होता है वो झुकाना, मतलब शोल्डर इस तरह से एक पोजीशन होती है जो वो झुका के बैठी हुई है। तो वो उसकी मदर उसको बोल रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। वो मतलब से झुक के बैठी हुई है, तो वो ये भी बोल रही है कि तुम्हें से झुक के नहीं, तुम्हें सही से बैठना है, स्ट्रेट बैठना है अमांडा। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट्स में आपको बताया हुआ है, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। देयर इज़ अ लैंग्वेज अमेरलेड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब देखो वो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ में है ना, वो एक ड्रीम यहाँ पे ले रही है। वो क्या ड्रीम ले रही है यहाँ पे, कि मतलब वो अपने आप को एक मरमेड समझ रही है और वो बता रही है कि मैं मतलब किस तरह से रहूँगी उसमें। ठीक है, तो अभी देखो हंच का मतलब होता है कि बेंड करना, मैंने आपको बता दिया। स्लाउचिंग होती है कि वो इस तरह से मतलब एक पोजीशन लेके बैठी हुई है, ऐसे बड़ी लेजी सी पोजीशन लेके बैठी हुई है। ठीक है ना। तो लैंग्वेज क्या क्या मतलब होता है, बिल्कुल रिलैक्स होके रहना। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरल्ड जो है वो एक ग्रीन कलर का सी है। ठीक है, उसके बाद ड्रिफ्ट होता है वो पानी में धीरे धीरे मतलब तैरते हुए जाना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो अमांडा के बल ये बोल रहे हैं कि वो एक जो छोटी लड़की है उसकी मदर उसको हमेशा पॉइंट आउट करती रहती है, उसकी चीज़ों को जो भी वो करती है उसको बताती रहती है कि तुम्हारी ये मिस्टेक है, तुम्हारी ये मिस्टेक है, तो वो तुम्हें इसे सुधारना है। उसकी मदर जो है अमांडा की, उसको बार बार क्या कर रही है, उसकी जो भी एक्शंस होते हैं उसको गलत बताती है और उसको पॉइंट आउट करती है ताकि वो अपने एक्शंस को सुधार सके। ओके, लेकिन उसी के साथ साथ अमांडा जो है वो अपनी लाइफ को अलग ही तरह से इमेजिन कर रही है और यहाँ पे वो क्या मतलब वहाँ पे अपना वो एक मरमेड की तरह रहना पसंद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि मदर जो है उसे बता रही है कि अमांडा तुम्हें अपने नेल्स जो हैं वो नहीं खाने हैं क्योंकि ये एक बैड हैबिट है। उसके बाद उसे बोल रही है कि तुम स्ट्रेट होके बैठो, अपनी पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठो, तुम अपने शोल्डर्स को उसके झुका के नहीं बैठ सकती हो, तुम्हें ये भी अपना सुधारना है। फिर अमांडा को वो बता रही है कि तुम्हारे ये जो अपने शोल्डर्स जो नीचे करके बैठना ये एक बुरी हैबिट है, तुम्हें बैठना जो है वो लेज़ली नहीं बैठना है, तुम्हें बिल्कुल एक्टिव होके रहना है, तुम्हें एक राइट पोस्चर में बैठना है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, अमांडा की उसको उसकी मदर को सुधारनी है। तो वो इन सब चीज़ों को उसको बता रही है कि तुम्हें ये सब चीज़ें सुधारनी है। लेकिन अमांडा जो है उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी मदर जो है उसको बार बार डांटे जा रही है और इसीलिए वो क्या कर रही है, वो इमेजिन कर रही है अपने आप को एक डीप ग्रीन सी में कि मैं वहाँ पे हूँ। और वो यहाँ पे ये भी बोल रही है कि वहाँ पे सिर्फ वो जो इतना सुंदर ग्रीन सी है सिर्फ उसी में वो रहना पसंद करेगी और इकलौती वो अकेली वहाँ पे जो है वो सी में रहती है जैसे। और उसे बताती है, वो खुद को अपने आप को एक मरमेड समझती है जो कि बिल्कुल अकेली है और अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग वे में जो है वो वहाँ पे जी रही है, बिता रही है। तो साथ साथ में वो ये भी कह रही है कि मतलब वहाँ पे जो वाटर है उसे धीरे वहाँ पे जो ग्रीन सी का जो वाटर है उसे वो लिफ्ट करते हुए कहीं से कहीं पहुँचा रहा है और वो बहुत ही शांति से वहाँ पे रह रही है और उस इन्वायरमेंट को वो बहुत ही रिलैक्सिंग मानती है और वहाँ पे अपने आप को ब्लिसफुली रहने के लिए वो ड्रीम कर रही है कि मैं बहुत ही हैप्पीली वहाँ पे रह सकती हूँ। ओके, यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे वो क्या कहना चाहती है, वो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अमांडा को बताया जा रहा है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो अभी देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। देखो यहाँ पे
पहली जो आपको 3 लाइन्स मिलती हैं उसमें क्या बताया गया है, वहाँ पे बताया गया है कि अमांडा की मदर ने अमांडा को यहाँ पे डांटा है, डांटा नहीं है, उसकी बातों को बताया है कि तुम्हें कैसे काम करना है, ठीक है। पहले उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारी हैबिट्स कितनी गंदी है, तुम्हें अपने नेल्स नहीं कट करने हैं, हंच करके अपने शोल्डर्स नहीं बैठने हैं, लेजली नहीं बैठना, तुम्हें अपने शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे क्या बताया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे बताया गया है कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा। तो वो अब उसके बारे में उसे बताया जा रहा है, और उसकी मदर उसे बोल रही है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहा था, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अपने शूज़ जो है तुमको क्लीन करने के लिए कहा था अमांडा, क्या तुमने वो किया। तो इसके लिए आगे देखो यहाँ पे वो बोल रहा है, पॉइंट कहता है कि अमांडा की मदर जो है अब वो इंक्वायर कर रही है उसे कि उसने क्या काम किया है और क्या नहीं, जैसे कि उसने अपना होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया है। देन उसकी मदर उसको पूछती है क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया है क्या नहीं किया है। इसके साथ साथ वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि तुमने अपने शूज़ साफ़ करने हैं, कि तुमने अपने शूज़ को क्लीन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो मदर है उसको कॉन्स्टेंटली उसको क्वेश्चन करी जा रही है, उसको डांटे जा रही है, पूछी जा रही है उसके होमवर्क के बारे में, उसके रूम के बारे में, उसके शूज़ के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या है, अमांडा जो है वो इरिटेट होती है। इरिटेट क्यों होती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो मेंटली उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही, अब हम उन्हें बोल सकते हो ना कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बच्चों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है, हमें उनको डांटना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हम उनको सिखाएंगे, अगर हम उन्हें डांटेंगे तो बच्चों के ऊपर वैसा ही इंप्रेशन बनता जाएगा, और बच्चे जो हैं वो वैसे ही बनते जाएंगे, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो पेरेंट्स से ही होती है, कि जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों के साथ बिहेव करेंगे बच्चे भी वैसा ही बढ़ते जाएंगे। वो उनकी ग्रोथ में वो सब चीज़ें ऐड होती जाती हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या फ़ील करते हैं, इनसिक्योर फ़ील करते हैं और बहुत ही इंसल्टेड फ़ील करते हैं जब बच्चों को कोई पेरेंट जो है किसी के सामने डांट देता है। या देखो बच्चे जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं वो नेगेटिव चीज़ें जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपब्रिंगिंग उनकी गलत वे में चली जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे पॉइंट जो हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी मदर जो है उनको इंस्ट्रक्ट करी जा रही है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं पॉइंट इसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है और किस तरह से बच्चे जो हैं वो किसी और ही दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो देखो तो यहाँ पे उसकी मदर जो है उसको बार बार पूछी जा रही है कि तुमने अपना रूम साफ़ किया, तुमने होमवर्क किया या नहीं किया, तुमने अपना क्या काम किया। तो अब देखो उसी के साथ साथ जो अमांडा है, ऑन द अदर हैंड अमांडा जो है वो अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन को तो सुन रही है, साथ साथ में ही वो इमेजिन कर रही है अपने आप को कि वो काश वो एक ऑर्फन होती और वो क्या करती, स्ट्रीट्स में यूं ही अननेसेसरली घूमती रहती, क्योंकि उसको क्या पसंद है, फ्रीडम पसंद है। तो वो कहती है कि मैं काश एक ऑर्फन होती और क्या करती, स्ट्रीट्स में यूं ही घूमती रहती। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को अब बिना पेरेंट्स के समझती। ऑर्फन आपको पता होगा, अनाथ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो अपने आप को यहाँ पे ऑर्फन समझ रही है और यहाँ पे वो चाहती है कि वो स्ट्रीट्स में फ्रीली वॉक करती रहती। ठीक है, आगे वो एक बताती है कि वो एक उसके जो पैर होते हैं, उसके जो पैर हैं वो बिना जूतों के होते और वो क्वाइटली उस पे क्या करती, सॉफ्ट डस्ट के ऊपर वहाँ पे डिज़ाइन बनाती पैरों के साथ। ठीक है, उसके बाद वो बोलती है यहाँ पे कि वो अपनी मदर के बिल्कुल अपोजिट सोच रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहती है, लेकिन वो क्या बोलती है कि वो उसको इस तरह से ही डस्ट वस्ट में रहना पसंद है। क्योंकि वो यहाँ पे आपने इस लाइन से समझ ही लिया होगा कि वो शी वुड हैव ड्रॉन डिज़ाइन ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट। ओके, तो देखो आगे क्या बोलती है कि उसकी मदर जो है सब कुछ क्लीन रखना चाहती है, सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना चाहती है, लेकिन अमांडा क्या कर रही है, अमांडा यहाँ पे अपने आप को सोच रही है कि वो क्या करती, अपने नंगे पाँव से सॉफ्ट डस्ट के ऊपर पैरों के साथ डिज़ाइन ड्रॉ करती। ठीक है,
यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। तो आगे जो है अमांडा कहती है क्या वो फेडअप हो चुकी है कि वो उसके कांस्टेंट उसकी मदर के जो वो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे वो फेडअप हो चुकी है। अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है कि वो उसकी मदर उसको क्या बता रही है क्या नहीं बता रही है, क्योंकि वो अपनी मदर की बातों को बिल्कुल अनसुना कर रही है। ठीक है, आगे देखो वो बोलता है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है। उसका क्या मतलब है, साइलेंस जो है वो बहुत ही प्रीशियस है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है कि जो साइलेंस इज गोल्डन का मतलब है यहाँ पे कि साइलेंस जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि उसकी मदर्स को कॉन्स्टेंटली बोली जा रही है तो वो क्या रहना पसंद करती है, वो एकदम शांति पसंद करती है, उसके आगे पीछे शांति रहे, उसको ये पसंद है। ठीक है, आगे वो कहना चाहती है कि फ्रीडम जो है वो बहुत स्वीट है, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको क्या भी कभी भी फ्री महसूस नहीं होने देती है, जब देखो उसको डांटती ही रहती है। तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ समझ में आया कि अमांडा यहाँ पे क्या कहना चाहती है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अभी देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसकी मदर उसको स्कॉल्ड ही करी जा रही है। क्यों करी जा रही है, क्योंकि वो अभी चॉकलेट खा रही है और उसकी मदर उसको मना कर रही है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खाने हैं, तुम याद करो कि तुम्हारे फेस पे क्या है, एक्ने है। ठीक है, तो वो आगे बोल रही है क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो यहाँ पे आगे वो ब्रैकेट में ही देखो क्या इमेजिन कर रही है, वो अपने आप को रिपंजल महसूस कर रही है कि वो Rapunzel, I have not a care. Life is notorious, tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Okay? देखो एक्ने क्या हो गया, पिंपल्स। ठीक है, रिपंजल आपको पता है कि एक फेरी टेल में लड़की है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांक्विल जो होता है उसका मतलब होता है कामली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी देखो जो उसकी मदर है उसको अलो नहीं कर रही है कि तुम चॉकलेट खा सकती हो, क्योंकि उसके फेस पे जो है वो पिंपल हो चुके हैं। तो वो अमांडा की मदर उसको मना कर रही है कि तुम मीठा नहीं खाओ, क्योंकि तुम्हारे फेस पे जो है वो क्या हो गए हैं, पिंपल्स हो गए, तो तुम्हें नहीं खाने हैं चॉकलेट्स। उसके बाद वो उसको स्कॉल्ड कर रही है, डांट रही है, बार बार बोल रही है कि तुम मेरी बात सुनती नहीं हो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कि तुम मेरी तरफ देखोगी क्या, तुम अपना अटेंशन मेरी तरफ दोगी, अपना अटेंशन मेरी तरफ की मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी तरफ देखती ही नहीं हो, इग्नोर करती हो मेरी सब बातों को। तो तुम पहले मेरी तरफ देखो, देन मेरे से बात करो, मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसी मोमेंट में अमांडा जो है वो अपने आप को एक रिपंजल, मतलब बताया मैंने आपको वो फेरी टेल है, तो वो लड़की है जिसके बहुत लंबे बाल हुआ करते थे और एक उसको टॉवर में, उसकी आपको कहानी पता ही होगी कि टॉवर में थी वो, और जब उसे उतरना था तो उसके बाल इतने लंबे थे कि वो नीचे अपने बालों के सहारे नीचे उतर गई थी। ठीक है, तो आगे देखो रिपंजल समझती है वो अपने आप को, और रिपंजल में क्या था कि वो जो लड़की थी रिपंजल वो एक प्रिंसेस थी, फेरी टेल उसके बाल इतने ब्राइट थे और इतने लंबे थे। ठीक है, गोल्डन ब्राउन बाल थे उसके और बहुत लंबे थे। तो वो अपने आप को यहाँ पे वही समझ रही है, वो एक रिपंजल जो है फेरी टेल का करेक्टर है। ठीक है, तो उसको क्या हुआ था कि वो एक चुड़ैल ने उसको क्या किया था, एक टॉवर में मतलब बंद कर दिया था, उसको कैद कर लिया था। ठीक है, तो लेकिन जो वो थी रिपंजल थी, उसके बाल इतने लंबे थे कि वो एक विंडो से उसने अपने बालों को नीचे फेंका और उसके वजह से वो नीचे उतर गई थी। ठीक है, तो अभी वैसे ही वो क्या है कि रिपंजल समझती है वो अपने आप को कि जैसे कि उसकी मदर ने उसको भी कैद करके रखा होता है, जिसको उसको एक चुड़ैल ने जैसे कैद करके रखा था रिपंजल को, वो यही सोच रही है कि मुझे भी जो है मेरी मदर के थ्रू जो है मैं कैद में हूँ। तो अभी देखो आगे वो बोलती है कि मैं एक रिपंजल अपने आप को इमेजिन कर रही है, और यहाँ पे वो क्या कह रही है कि जो अमांडा है, अब जो अमांडा है वो अपने आप को भी आज़ाद महसूस करना चाहती है कि वो भी आज़ाद हो जाए अपनी मदर की कैद से। ठीक है, तो अब वो अमांडा जो है रिपंजल बनना चाहती है, क्योंकि वो भी अपने आप को क्या फील कर रही है, एक टॉवर में फील कर रही है। और वो चाहती है कि वो एक ऐसे टॉवर में रहे जहाँ पे वो पीसफुली रह सके, ताकि उसको देखो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट स्टांजास में भी आपने देखा कि वहाँ पे वो बच्ची क्या करना चाहती है, खुशी से रहना चाहती है, फ्रीडम से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहती है ना। तो यहाँ पे भी वो सेम है
कि वो लड़की जो है अपने आप को पीसफुली रहना चाहती है, वो चाहती है कि मेरी लाइफ टॉवर में ही हो लेकिन एटलीस्ट मैं पीसफुली तो रहूं। आगे वो सोचती है कि वो कब फ्री होगी और कब वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहेगी, एक टॉवर के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी कहना चाहती है कि वो जो है वो कभी भी ऐसा कभी नहीं करेगी कि अगर वो पीसफुली वहाँ पे रह रही है एक टॉवर के अंदर, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि अपने बाल जो हैं, अपने वो जो उसके येलोइश ब्राइट हेयर हैं, उनके उनके थ्रू वो कभी भी किसी भी विंडो से बाहर नहीं आना चाहेगी और वो उसी टॉवर में कैद रहना चाहेगी और पीसफुली रहना भी चाहेगी, ठीक है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है इसका। नेक्स्ट जो है वो बोलता है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सल्किंग का क्या मतलब होता है, एक बैड मूड में रहना, ठीक है। तो उसके बाद नैग्ड क्या होता है, मतलब टोकना, हरास करना, समझ के हो ना वैसे। अभी देखो आगे क्या होता है कि अमांडा जो है, अमांडा की जो मदर है उसे वॉर्न कर रही है बार बार कि तुम अपना ये जो ऑड बिहेवियर है, ऑड मैनर है, उसे छोड़ दो, बिल्कुल सही एक अच्छे बच्चे की तरह रहो। एक जैसे उसकी मदर उसको बनाना चाहती है वैसे वो बनी रहे, वैसा वो बनने की कोशिश करे। तो इस तरह से अमांडा की मदर उसे बोल रही है कि तुम अच्छा बिहेव करो, तुम्हें इस तरह से बैड मूड में अच्छा नहीं लगता है रहना, तुम्हें एक अच्छे मूड में रहना होगा। तो तुम इतनी हमेशा इतनी मूडी क्यों रहती हो, तुम्हें अच्छे मूड में रहना है। उसे बोलती है कि तुम्हें बैड मूड छोड़ना होगा, अच्छे मूड में रहना होगा। और तो और वो उसकी मदर जो है उसको ब्लेम करती है कि तुम हमेशा अनस्टेबल मूड में रहती हो, ठीक है। और उसे डांटती है साथ में यही कह के कि वन डे पीपल, मतलब जो पीपल हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कि मतलब वो ये सोचेंगे कि तुम्हारी मदर जो है, अमांडा जो है, वो उसकी मदर के थ्रू बार बार हरास होती रहती है कि मतलब मैं तुम्हें ये सब नहीं करना चाहती हूँ लेकिन तुम जो हो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो, तो तुम्हें मुझे डांटना पड़ता है। तो एक दिन ऐसा होगा कि लोग जो सोचेंगे वो बोलेंगे कि उसकी अमांडा की मदर जो है अमांडा को हरास करती है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे भी देखो हम ये कह सकते हैं कि अमांडा जो है वो ऑलवेज जो उसकी अपनी मदर की जो छोटी छोटी मदर, उसकी जो मदर है उसकी छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करती है और उस पर रिएक्ट करती रहती है। लेकिन अमांडा ऐसा कुछ नहीं करती है, अमांडा चुप करके सुनती है और कोई रिएक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में कहीं खो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अब मदर जो अमांडा है वो बहुत ही, आप कह सकते हो एक इमोशनल मतलब हो जाती है, वो इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वो किसी और कैरेक्टर में ही घुस जाती है, वो कहीं और ही चली जाती है, किसी और ही दुनिया में वो अपने ड्रीम्स में खो जाती है। लेकिन उसकी जो मदर है वो उसको डांटती इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अमांडा की मदर जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है अपने बच्चे को लेके, ठीक है। क्योंकि डोमिनेटिंग, आपको पता है यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोलना चाहती हूँ कि डोमिनेटिंग है, बिकॉज डोमिनेटिंग एक मदर जो है वो अपने बच्चे को इतना स्कोल्ड करती है, इतना स्कोल्ड करती है, इतना, क्योंकि उतनी ज़रूरत है नहीं है उसको स्कोल्ड करने की, क्योंकि वो एक उसका नेचुरल बिहेवियर है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों को प्यार से समझाना ही एक सही रास्ता होता है बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मदर जो है वो बार बार बच्चे को स्कोल्ड करती है उसके बिहेवियर के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमांडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और वो अपने आप को किसी और ही दुनिया में ले जाती है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स भी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अभी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में और राइम स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो राइम स्कीम और इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं कि इसकी लिटरेरी डिवाइसेस और राइम स्कीम क्या है। तो देखो जैसे कि आगे हम बात करते हैं, इसमें बात क्या है, एक यूज़ किया है, चलो राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम है नहीं है यहाँ पे, वैसे तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूँ राइम स्कीम, तो यहाँ पे राइम स्कीम जो बहुत ही अटपटी सी राइम स्कीम है, जैसे ए
BACCC, तो इस तरह की कोई राइम स्कीम बन नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेपिटिशन जो है वो अमांडा की हुई है, बहुत सारी अमांडा अमांडा अमांडा, तो यहाँ पे रेपिटिशन जो है, एक ही वर्ड की रेपिटिशन बहुत आपको दिखने को मिलेगी, अमांडा अमांडा अमांडा। ओके, उसके बाद आ जाता है मेटाफर, इसमें यूज़ हुआ है। तो मेटाफर क्या यूज़ हुआ है, साइलेंस इज गोल्डन, ओके, फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है। साइलेंस को गोल्डन के साथ कंपेयर किया है, फ्रीडम को स्वीट के साथ कंपेयर किया है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो यहाँ पे दो आपको मेटाफर्स मिल जाएंगे, मेटाफर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, और एलिट्रेशन देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि फर्स्ट में आप देखोगे स्टॉप दैट स्कल्चिंग एंड सेटअप, तो यहाँ पे एस की जो साउंड है इज बीइंग रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ओके। यहाँ पे एल्यूजन्स भी यूज़ किए गए हैं, पहले हम एलिट्रेशन की बात करते हैं, और एलिट्रेशन जो है उसके बाद यूज़ की गई है यहाँ पे स्टॉप दैट सल्किंग, ओके। लास्ट पैराग्राफ में आप चेक करोगे, सॉरी स्टांजा में आप चेक करोगे, स्टॉप दैट सल्किंग, एस की साउंड जो है वो आपको फिर से मिलेगी। और यहाँ पे आपको एल्यूजन भी यूज़ हुए हैं, एल्यूजन जैसे कि आप यहाँ पे एल्यूजन यूज़ किया गया है, जैसे कि वो एक आपको अपने आप को एक रिपंजल की तरह समझती है, तो उसने एक फेमस फेरी टेल को के कैरेक्टर को अपने आप के साथ जोड़ा हुआ है। उसके बाद उसने अपने आप को मरमेड के साथ जोड़ा हुआ है, कि वो भी एक उसका एल्यूजन है, ठीक है। तो ये दो तरह के एल्यूजन हो गए हमारे पास, कि यहाँ पे उसने एल्यूजन यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एनाफोरास भी हैं, ओके। तो यहाँ पे एनाफोरास है, तो उसके बाद यहाँ पे एजोनेंस है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह की यही बस लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे एनाफोरा कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो एनाफोरा देखो, जैसे कि डोंट बाइट, डोंट हंच, ओके, ये हमारा एनाफोरा आ गया। फिर उसके बाद डोंट बाइट, डोंट हंच के बाद देखो नेक्स्ट में ये फर्स्ट स्टांजा में था एनाफोरा। तो अभी ये दूसरे स्टांजा में देखो, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, ओके, ये भी हमारा एनाफोरा है, ठीक है। उसके बाद एनाफोरा नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो यहाँ पे एनाफोरा, इसमें ये क्या है, एक मिनट चेक करने दो। हाँ, यहाँ पे एनाफोरा नहीं है, इसमें एनाफोरा नहीं है। तो उसके बाद अभी देखो, अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एनाफोरा का यूज़ नहीं किया गया है। अब एजोनेंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टांजा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनाफोरा कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे एनाफोरा नहीं, एजोनेंस। तो यहाँ पे डोंट हंच योर शोल्डर, यहाँ पे ओ की साउंड देखो, यहाँ पे आपको डोंट, योर और शोल्डर में आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे वॉवल साउंड ओ की मिल रही है ना एजोनेंस में, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा एजोनेंस आ जाता है। उसके बाद सेकंड स्टांजा में देखो, यहाँ पे भी साउंड वॉवल साउंड ओ है, थॉट टोल्ड यू योर शूज, तो ये भी हमारा एजोनेंस बन गया। थर्ड में देखो एजोनेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है वॉवल साउंड ई और ओ, ठीक है। जैसे आ गया, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, ओके, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे ये भी आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका एजोनेंस, यहाँ पे ई और ओ का यूज़ किया गया है एजोनेंस का, ठीक है। तो बस यहाँ तक ही थे हमारे ये लिटरेरी डिवाइसेस कि जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इस पोइट्री में आपको क्या समझाया, क्या मैसेज दिया है रॉबिन क्लीन ने। तो यहाँ तक ही थी आज की पोएम। अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करो, और जो अगर आपको कोई समझ नहीं आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो चलो, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।